गुड मॉर्निंग। दिस इज सीख द लाइट क्लासेज एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास इंडियन हिस्ट्री के 3rd चैप्टर में बंधुत्व जाति तथा वर्ग में हम चर्चा करेंगे कि महाभारत काल में पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, कि महाभारत के समय में पितृवंशिकता क्या थी और यह पितृवंशिकता आज तक चली आ रही है। इसमें है पहला पॉइंट आता है कि वंश पिता के नाम पर। इसमें है वंश पिता के नाम पर कि दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आता है। अब इसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के क्या समानताएं होती हैं, कुछ वैल्यू समान होती है, कुछ नहीं होती। सब महत्व तो बराबर होता है, महत्व इसमें बराबर होता, आदर भी होता है स्त्रियों का, लेकिन राजपाट में हस्तक्षेप नहीं होता, ना ही स्त्री का संपत्ति पे अधिकार होता है। अब आते हैं विवाह के नियम, कि महाभारत काल में विवाह के क्या नियम थे। तो एक पहला नियम आता है कि वंश के लिए पुत्र का होना जरूरी है, कि वंश पुत्र ही चलाता है, पुत्री नहीं, क्योंकि पुत्री शादी के बाद दूसरे वंश में चली जाती है, इसलिए वो पिता का वंश नहीं चलाती, वो अपने पति का वंश चलाती है। और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना विवाह के पुत्र नहीं आ सकता। अगर आया गई तो उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिली है, इसलिए वो अवैध संतान कहलाती है। अब आता है कि विवाह में कन्यादान और पुत्री देना, ये पिता के जो पवित्र कर्म माने जाते, पवित्र कर्तव्य माने जाते थे उस समय पे, कि विवाह जो होना चाहिए वो पिता के द्वारा होना चाहिए और वर को वधू एक सम्मान के साथ भेंट की जानी चाहिए। अब इसमें जो 4th पॉइंट आता है विवाह के नियम में, वो आता है उत्तम विवाह, कि उत्तम विवाह में उत्तम पुत्र। विवाह हुआ लेकिन सबके दिल में एक इच्छा रहती है कि मेरा बेटा बहुत योग्य हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि योग्य पिता के पुत्र भी योग्य हो। वो कैसा भी हो सकता है। जैसे महाभारत में कई एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिले हैं कि अपना पुत्र योग्य न होने के बावजूद उसने दूसरे को योग्य को राजा बनाया था। अब आता है कि विवाह के प्रकार, कि महाभारत काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे। तो इसमें 4 तरह के मुख्य प्रकार हैं। पहला आता है अंतर्विवाह। ये क्या होते हैं अंतर्विवाह? कि जिसमें कुल एक, जाति एक, गोत्र एक, ये तीनों चीज एक होती में विवाह होता है, तो उसे हम अंतर्विवाह कहते हैं। उसमें अंतर ये होता है कि वो जन सामान्य को मान्य नहीं था, कहीं कहीं अद्यदा कदा देखने को मिलता था, ये जन सामान्य को मान नहीं था। इस विवाह में जो पति पत्नी थे वो बहन भाई के रूप में माने जाते थे। अब जो नेक्स्ट आता है बहिर्विवाह। ये बहिर्विवाह क्या है? कि जो आज भी इसे मान्यता मिली हुई है, वो मान्यता क्या है कि कुल एक, जाति एक, लेकिन गोत्र अलग। इसमें गोत्र अलग होते हैं और इसीलिए आज भी ये मान्य है, और महाभारत काल में भी ये सबसे अधिक प्रचलित था। अब इसका जो 3rd पॉइंट आता है कि बहुपत्नी विवाह, कि एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी। इसके बहुत सारे कारण थे, सबसे ज्यादा राजनीतिक कारण थे कि 2 राजा आपस में रिश्तेदार हो गए तो वो साम्राज्य का विस्तार और एक दूसरे की सहायता होती थी। तो इसलिए राजनीतिक कारण था कि एक राजा कई कई पत्नियां रखता था। और इसका जो लास्ट पॉइंट आता है कि बहुपति विवाह, तो इसमें क्या पहले में था बहुपत्नी, इसमें है बहुपति। तो ये विवाह हमें महाभारत काल में केवल एक ही देखने को मिलता है, वो है द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पति थे, भले ही वो परिस्थितिवश थे। जैसे परिस्थिति क्या थी कि स्वयंवर में जीता अर्जुन ने था, लेकिन जब युधिष्ठिर ने अपनी मां से कहा कि हम एक कोई वस्तु अच्छी लाए हैं, तो वस्तु का कहना और मां के द्वारा ये कहना कि वस्तु अच्छी लाई हो तो 5 बांट खाओ, इसलिए यह सब महाभारत के लिए कथा में एक ऐसा बन गया कि एग्जाम्पल हो गया कि बेटों ने मां की आज्ञा के पालन करने के लिए एक पत्नी से शादी की, 5 की शादी एक के साथ। तो ये एक ऐसी कथा है
कि जो पूरे महाभारत काल में हमें एक ही देखने को मिलती है और आज भी उसको कोई सामाजिक मान्यता आधुनिक काल में नहीं है। अब आते हैं कि स्त्रियों का गोत्र। स्त्रियों का गोत्र क्या है कि ईसा से 1000 वर्ष पूर्व यह प्रथा चलन में आई। वो था कि ऋषियों के जो आश्रम होते थे और उनके जो फॉलोवर होते थे उनमें वो आपस में भाई बहन का रिश्ता रखते थे। वो भाई भाई कहलाते थे, भाई भाई, वो बहन बहन कहलाती थी, इसलिए वो भाई बहन हुए। तो इसलिए जितने भी ऋषि हुए उनके जो अनुयायी वो उस गोत्र के रूप में जाने जाते थे। और यह जो जो सेम गोत्र के होते थे वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। अब आता है कि ये बचपन में जब लड़की होती है, बच्ची होती है, और जब बच्ची से वो जवान होती है, तो जब तक शादी नहीं होती तब तक वो गोत्र किसका होता है? पिता का। और शादी के बाद वह गोत्र पति का हो जाता है उसका। तो यहाँ पे जो डिफरेंट आई कि बचपन में पिता का गोत्र लगाती हैं लड़कियां और शादी होने के बाद पति का लगाती हैं। और यह प्रथा प्रचलन में आज तक चली आ रही है। और इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पितृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि ये वंश पिता के द्वारा चलता है। इसमें जैसे कि दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता। इस व्यवस्था में स्त्रियों को मान सम्मान तो होता है लेकिन संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होता, राजपाट में उनका महत्व नहीं होता है, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करती हैं। अब आता है कि विवाह के नियम। विवाह के नियम क्या थे? तो पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह का होना अनिवार्य है। और इसमें यह है कि उत्तम पुत्र की इच्छा हर दंपति को होती है। आप इसमें लिख सकते हैं कि एक पिता का अपनी पुत्री का कन्यादान या पुत्री को वर पक्ष के लिए देना एक उसका पवित्र कर्म माना जाता है। तो ये इसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि विवाह के प्रकार। तो विवाह के प्रकार 4 प्रकार के होते थे उस समय पर। जैसे अंतर्विवाह कि जिसमें कुल एक गोत्र एक जाति है, इसको आप लिख सकते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता था। अब आता है बहिर्विवाह। तो बहिर्विवाह क्या होता है कि इसमें जाति एक कुल एक लेकिन गोत्र अलग होते हैं। पहले इसको मान्यता थी, आज भी अधिकांश समाज इसको मानता है। अब आता है, इसमें लिख सकते हैं कि बहुपत्नी विवाह कि राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थीं और उनसे उनके राजनीतिक संबंध मजबूत रहते थे। आप लिख सकते हैं इसमें कि शासन के फैलाव के लिए या विस्तार के लिए ये विवाह जरूरी भी थे। और लास्ट में आता है बहुपति विवाह। ये महाभारत काल में केवल एक ही विवाह हुआ है, द्रौपदी का। आप इसमें उसके कारण भी लिख सकते हैं कि माता के कहने पर उन्होंने ये विवाह किया था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि स्त्रियों की गोत्र, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों के गोत्र क्या थे? तो 1000 ईसा के 1000 साल पहले स्त्रियों का गोत्र जो होता था वो पिता के, पहले बचपन में पिता के नाम पर होता और शादी के बाद पति के नाम पर उनका गोत्र माना जाता था। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।